बुलेटिन में अहम खबर से आगाज करेंगे। कोहे सुलेमान में लाखों क्यूसेक बारिशी पानी को जखीरा करने का मेगा मंसूबा तैयार हो चुका है। जनूबी पंजाब के पासमानदा इलाके होंगे अब जदीद खतूत पर इस्तवार। 10 अरब की लागत से सोड़ा डैम की होगी तामीर। दरिया की सतह से 258 फीट ऊंचा डैम की तामीर अगले साल शुरू हो जाएगी। वजीर आला के डैम के मुतालिक अमूर जल्द अज जल्द फाइनल करने के भी अहकामात सामने आ चुके हैं। आपको बताते चलें कि सोड़ा डैम जो है वो तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। जनूबी पंजाब के पासमानदा इलाकों के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। कोहे सुलेमान में बारिशी पानी को जखीरा करने का मेगा मंसूबा तैयार हो चुका है। 10 अरब की लागत से सोड़ा डैम की तामीर होगी, जबकि दरिया की सतह से 258 फीट ऊंचे डैम की तामीर अगले साल शुरू हो जाएगी। वजीर आला के डैम से मुतालिका अमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी सामने आए हैं, जबकि सोड़ा डैम इलाके की तामीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। कोहे सुलेमान में लाखों क्यूसेक बारिशी पानी को जखीरा करने का मेगा मंसूबा तैयार हो चुका है। जनूबी पंजाब के पासमानदा इलाके होंगे अब जदीद खतूत पर इस्तवार। 10 अरब की लागत से सोड़ा डैम की होगी तामीर, जबकि दरिया की सतह से 258 फीट ऊंचा डैम की तामीर अगले साल शुरू हो जाएगी। वजीर आला के डैम से मुतालिका अमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी सामने आए हैं, जबकि मजीद वजीर आला का कहना था कि सोड़ा डैम इलाके की तामीर और तरक्की के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। इस डैम को अगले साल से शुरू किया जाएगा और वजीर आला पंजाब ने यह कहा है कि यह मंसूबा जो है वो खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुल्तान आरटीओ ऑफिस में अमले की शदीद कमी है। आरटीओ ऑफिस में 1000 असामियां खाली है, जिन पर ताहाल तैनाती नहीं की जा सकी। एक कमिश्नर के पास 4 एडिशनल चार्ज मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे मोहसिन अमोल्क से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अफरादी कुव्वत का इस वक्त सामना है आरटीओ मुल्तान को, और मुल्तान आरटीओ ऑफिस में शदीद अमले की कमी भी है। लगभग 1000 तकरीबन ऐसी असामियां हैं जहां पर तैनाती कई अरसे से नहीं हो सकी, और इसमें जो कि मेन किरदार अदा करते हैं। इस वक्त आरटीओ ऑफिस मुल्तान के अंदर 4 कमिश्नर्स होने चाहिए थे, जिनमें से 2 काम कर रहे हैं और एक ऐसे कमिश्नर भी हैं जिनके पास 3 चार्ज हैं, और जिसकी वजह से साइलिन को जो है टैक्स गुशवारे और दीगर मामलात जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर इस चीज़ का अमला खुद भी फेस कर रहा है। इसमें अगर सबसे अहम बात की जाए तो कमिश्नर जाहिदा सरफराज, जिनके पास 3 चार्ज हैं विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से एज अ कमिश्नर वो काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू का भी इनके पास चार्ज है, और कॉर्पोरेट जोन के साथ साथ ये कमिश्नर एचआरएम का भी चार्ज अपने पास संभाले हुए हैं, और जिसकी वजह से ये 3 मामलात को खुद देख रही हैं। और इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है गुलाम सरवर जो है वो तैनात हुए थे, जिसके बाद ये एक चार्ज जो उनके पास गया था। लेकिन इसके साथ साथ यूनिट इंचार्ज हैं जिनमें बड़ी अहम उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें इंडस्ट्री जोन और टेक्सटाइल जोन और इस तरीके से बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं इन यूनिट इंचार्ज के पास होती हैं, तो वो भी तकरीबन 3 चार्ज संभाले हुए हैं। ज़राए के मुताबिक 1000 ऐसी असामियां हैं जहां पर आरटीओ को इस वक्त असामियां। रहीम खान ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एमएस के रवैये के खिलाफ आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी हैं। वाईडीए आउटडोर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। वो डे टाइम में अपनी पेशेंट के साथ आया, उसको इमरजेंसी पे बैठे हुए मेडिकल ऑफिसर ने चेक की है, उसके बाद उसको घर भेज दिया है, क्योंकि वो पेशेंट फंक्शनल थी, फुल टाइम फंक्शनल पेशेंट थी। लेकिन हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। ऐसा कोई भी पेशेंट है, हम हाजिर हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आके कोई गोलगप्पा करे, हमारी फीमेल के साथ आके बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे वो डॉक्टर साहब जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वहां पे बैठा अमला खुद को प्रोटेक्ट फील कर रहा होता है कि वहां ड्यूटी पे बैठा डीएमएस उनके लिए लब्बैक कहेगा उसके किसी इशू पे भी। तो जब वो लोग वो डीएमएस साहब मौके पे आए तो उस डीएसपी साहब का ये एटीट्यूड था फीमेल्स के सामने ही। एक तो उन्होंने बहुत ही गैर इखलाकी गुफ्तगू की, उसके बाद वीडियो कैमरे से वीडियो बनाने लग गए, जिसको हम कंडेम करते हैं। हमारे डीएमएस साहब ने आके उनको रोका, उसके बाद उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, मौके पे
ہم نے کال کی 15 پہ موقع پہ DSP صاحب ہے اسلم خان لشاری جو موقع کے DSP تھے وہ آئے, انہوں نے ہمارا موقف سنا, اس بھائی صاحب کا موقف سنا, انہوں نے پھر اس کے بعد ہمارے سے معذرت کی. ہم تو یہ سمجھتے تھے, ہم اس DSP صاحب اسلم خان صاحب کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے سے ریکویسٹ کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. ہم نے ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ہم نے معاملہ رفع دفع کر دیا. ہم نے کوئی کسی کارروائی کی تھی, ہم نے ایک اپلیکیشن پٹ کی تھی 2 تاریخ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ ایشو ہوا ہے, اس پہ پروسیڈنگ کی جائے. ہم نے کوئی قسم کی کسی کارروائی کا مطالبہ نہیں کیا. 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی ہمارے MS صاحب جو ہمارے MS ہیں, جو جن کا کام ہماری پروٹیکشن ہے, جن کا وہ بیسک جو ڈیوٹی ہے وہ ہم یہاں کمیونٹی کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے, اس کا کام ہوتا ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل, ٹو سرو دا MLA کے خلاف سراپا احتجاج ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, لوڈ شیڈنگ اور گیس کی فراہمی کے اوقات کار کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے GM ملتان ملک بشیر احمد کہتے ہیں کہ CNGPL نے ابھی تک لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈیول نہیں جاری کیا ہے. مزید بات کریں گے سہیب گرمان سے. سہیب, بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, شہر اولیا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کافی سارے مسائل سوئی گیس کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, اور چند دنوں سے جو ہے باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پر افواہیں ہیں, خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گیس کے جو اوقات کار ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. گیس کی فراہمی جو ہے وہ دن میں جو ہے 3 بار کی جائے گی, صبح, شام اور دن کو. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. GM صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بشیر احمد صاحب. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, کمپنی نے کوئی ایسا شیڈیول ایشو نہیں کیا کہ ہم ایک دن میں 3 دفعہ گیس دیں گے, بلکہ ہم جیسے کنٹینیوس بیسس پہ گیس دے رہے ہیں فی الحال یہی چل رہا ہے. کوئی ایسا شیڈیول ہمارے ڈپارٹمنٹ نے شیئر نہیں کیا. الحمدللہ سب کو گیس مل رہی ہے اور ہر وقت پہ مل رہی ہے. تینوں ٹائم کا کھانا بھی پک رہا ہے, اس کے آگے پیچھے 24 آور گیس اویلیبل ہے. 24 آورز گیس اویلیبل ہے. اور بوسیدہ لینز کے بارے میں سر بتائیے گا, بوسیدہ لینز کے حوالے سے. جی, جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بھی جاری ہے. جو کمپنی پالیسی کے مطابق جتنا کوٹا ملتان کو ریہیبلیٹیشن سسٹم کے لیے دیا گیا ہے وہ ہم ریپلیس کر رہے ہیں. ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے پورا تعاون کر رہے ہیں, اور گیس کے مسائل جو ہیں سردیوں میں ابھی کوئی شیڈیول جاری نہیں کیا گیا. بہت شکریہ سہیب, آپ نے اپڈیٹ کیا. شہر کے گنجانے بعد علاقوں میں سوئی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2 دن سے جاری ہے. مرمت کے نام پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر. موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی مظفر گڑھ میں پہلے تو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا مختلف علاقوں میں, اور اب 2 روز سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. شہری یہ کہتے ہیں کہ مرمت کے نام پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جھنگ موڑ, کنوان چوک, پرانی گھاس منڈی, محلہ قائم والا, ریلوے اسٹیشن اور دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے سوئی گیس اور بجلی کی؟ صورتحال یہ ہے کہ مظفر گڑھ کے شہریوں کو حکومت کی تلاش ہے. حکومت کہاں ہے؟ حالت یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اب اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فیڈر کی مرمت اور مینٹیننس کے نام پہ 8-8 گھنٹے فیڈر بند رکھے جا رہے ہیں. نظام زندگی معطل ہے, لوگ کاروبار نہیں کر سک رہے, گھروں میں کام نہیں ہو رہا. گھروں میں جائیں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, LPG اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو میری حکومت تو نہیں ہے ملک کے اندر, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ عوامی مشکلات کو سمجھا جائے. کم از کم اتنی نااہلی, اتنا نکماپن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نہ لوگوں کو بنیادی انسانی ضروریات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنا فرض پورا کرے. بجلی اور گیس کی جس کمی کا سامنا ہے مظفر گڑھ کے لوگوں کو, خدا رہا اس پر مہربانی کریں, سوچ و بچار کریں, فوری طور پر یہ مسائل حل کریں. اور یہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور یہ مینٹیننس کے نام پر جو میپ کو 8-8 گھنٹے درجنوں فیڈر ڈیلی بند ہوتے ہیں, ڈیلی کا شیڈول آ رہا ہے, اس سے ہماری جان چھڑائی جائے. کوئی کاروبار پہلے ہی نہیں ہے, مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, اوپر سے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, لوگ مسائل کا شکار ہیں. ہمارے مسائل کے بارے میں سوچا جائے. مسائل کے بارے میں سوچا جائے. شہری یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ بجلی اور گیس جو ہے. جی ٹھیک ہے عامر, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتانیوں کو ملے گی اب ناجائز تجاوزات سے نجات. ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے زون پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید بات کریں گے گوہر رحمان سے. جی گوہر. ملتان شہر میں تجاوزات کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ملتانیوں کو اب جو سڑکوں پر موجود جو تجاوزات ہیں جس کے باعث جو ٹریفک ہے اس کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے, اس سے مکمل طور پر چھٹکارا ملے گا, کیونکہ ملتان انتظامیہ کی جانب سے بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے شہر بھر میں زوننگ پالیسی ہے وہ نافذ کی جائے گی.
ملتان شہر کو تجاوزات کے حوالے سے مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی جانب سے ملتان کی ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ جلد از جلد جو زوننگ پالیسی ہے وہ تیار کی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کیا جائے۔ زوننگ پالیسی کے تحت ملتان شہر کو مختلف زونز میں تقسیم کرتے ہوئے جو زون میں جو ہے مختلف زون میں مرحلہ وار کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس میں اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اب فعال ہو چکے ہیں، تمام جو چیئرمینز ہیں، میئرز ہیں وہ بھی بحال ہو چکے ہیں، تو ایسے میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے زوننگ پالیسی کے تحت جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو چیئرمینز ہیں، خاص طور پر جہاں جہاں بھی زون میں کارروائی ہونی ہے، زون جو تقسیم کیا جائے گا ملتان میں، ان چیئرمینز کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا تاکہ جو تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کی تیاری دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ حکومت اور محکمہ بلدیہ کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کو سہولیات محض دعووں تک محدود ہے۔ ملتان کی بیشتر یونین کونسلز میں فرنیچر سمیت دیگر سہولیات کا فقدان ہے۔ اکثر یونین کونسلوں میں چیئرمین، سیکرٹری اور عملہ زمین پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ مزید بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد، ابھی تک سہولیات نہیں دی گئی یہاں پر؟ جی بالکل، بلدیاتی ادارے بحال ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے اور حکومت کی جانب سے، بلدیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو وسائل ہیں یونین کونسل سطح پر دے دیے گئے ہیں۔ ابھی تک اگر بات کرتے ہیں تو ملتان کے مختلف یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پہ نہ تو فرنیچر دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹس بحال ہو سکے ہیں، نہ ہی جو ہر ماہ کے 3 لاکھ روپے وہ ادا ہوتے ہیں۔ اس وقت میں یونین کونسل نمبر 5 میں ہی موجود ہوں۔ یہاں پہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیئرمین ہے، اس کے علاوہ یونین کونسل کے سیکرٹریز ہیں، دیگر عملہ جو ہے وہ ایسے نیچے بیٹھا ہے اور ان کے پاس ابھی تک مختلف یونین کونسل میں کی طرح ان کے پاس بھی ابھی تک فرنیچر نہیں پہنچ سکا۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں تاخیر کا جو سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، ہم ان کے زبانی جانتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ راؤ صاحب، کیا وجوہات ہیں؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں ہم نے ایک یونین کونسل تک پہنچا دی ہیں، ابھی تک آپ کے پاس سامان نہیں پہنچا۔ ہم یہ لوگوں کے کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ جمع شروع کر دی ہیں، ہمیں صرف سی پی یونٹ ملا ہے، ابھی تک نہ پرنٹر ملا ہے، نہ ہمیں ایل ای ڈی ملی ہے، نہ کوئی اور دیگر سامان ملا ہے۔ یہ دری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سیکرٹری صاحب مل چکے ہیں، سیکرٹری صاحب اور پی این مل چکے ہیں، سائل ایسے آتے ہیں، ہم اپنے پرفار میں لوگوں کے ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ کے پرفار میں اپنا سگنیچر کر کے جمع کرے جا رہے ہیں۔ جس طرح حکومت تو کہہ رہی ہے کہ 3 لاکھ روپے بھی دے دیے ہیں اور آپ ابھی تک یہ نہیں بنا رہے، تو کتنی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو سرٹیفکیٹس نہیں بن رہی؟ دیکھیے، یہ بہت عوام صرف کر رہی ہے، خامخواہ صرف کر رہی ہے، کیونکہ وہ جو فیڈ سینٹر تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان کے پاس نہ تو زیادہ عملہ دیا گیا ہے، نہ ان کے پاس فرنیچر ہے اور نہ ان کو ابھی تک کمپیوٹر کو سسٹم دیا گیا ہے جس سے یہ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ امجد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی کہتے ہیں بہاولپور میں تمام غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کو قانونی پیرامیٹرز میں لائیں گے۔ مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ جی، بہاولپور شہر میں متعدد یعنی کہ درجنوں تقریباً انلیگل ہاؤسنگ کالونیز ہیں اور کمرشل پلازاز بھی انلیگل آپریشنل ہیں۔ اس حوالے سے میونسپل کارپوریشن کا جو کردار ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ایک انلیگل ہے کچھ جس کو کہتے ہیں کہ نامنظور ان اپرووڈ ہے۔ اس کے لیے جاننے کے لیے بڑی ضرورت ہے، 2 منٹ لوں گا میں آپ کے۔ ایک تو وہ بیک لاگ ہے جو 2010 کے رولز آنے سے پہلے کی ہاؤسنگ کالونیز اور لینڈ سب ڈویژنز ہیں۔ ہاؤسنگ کالونی وہ ہے جو 100 کنال سے اوپر ہوگی اور لینڈ سب ڈویژن وہ ہے جو کم از کم 100 کنال سے نیچے ہوگی۔ تو ایک تو وہ بیک لاگ ہے جو 2010 کے رولز آنے سے پہلے کی ہیں اور کیونکہ رولز نہیں تھے تو انلیگیلٹی چل رہی ہے، ان کی ان اپرووڈ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ جو نئی شرائط تھیں اس کے تحت وہ پوری نہیں اترتی تھی۔ بہرحال اس کے لیے حکومت پنجاب نے اس وقت ایک کمیشن مقرر کر دی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں سابق جج جو ہیں سپریم کورٹ کے عظمت سعید شیخ صاحب، تو یہ تمام وہاں چلی جائیں گی۔ باقی آپ نے پوچھا کہ ان اپرووڈ کیا ہیں، تو یہ 2 سال جو یہ ادارے انلیگلی ڈیزالو رہے اس میں کمشنر بہاولپور جتنے بھی کمشنر گزرے جو کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بھی ہاؤسنگ کالونی، ایک بھی لینڈ سب ڈویژن اور ایک بھی کمرشل پلازا جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے شہر کے ساتھ بھی اور ان کاروباری حضرات کے ساتھ بھی جو اپنا کاروبار جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو روکا گیا۔ ان کے اس ادارے میں کاغذات جمع ہیں لیکن بلا جواز ان کے اوپر جو اعتراضات لگا کے اس کو روکا گیا۔ تو یہ وہ بیک لاگ ہے، ہم نکالنے کی پوری کوشش کریں گے اپنے اس دور میں اور انشاءاللہ تو کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا میونسپل کارپوریشن۔ جی ہوا، اس کی ذمہ داری میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹرز پہ جاتی ہے کہ جنہوں نے انلیگل وہ روک بھی نہیں پائے، ان کو مجھ بنتی بھی یہی اور اپروو بھی نہیں ہوئی۔ یہ 2 طرح کا نقصان ہے۔ اس بیک لاگ کو میں کور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنے سٹاف کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جو ہاؤسنگ کالونیز ان اپرووڈ ہے، غیر منظور شدہ ہے۔ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بہاولپور کے شہری مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ خواتین اور مردوں کا ہاتھوں میں برتن اور سبزیاں لے کر انوکھا احتجاج سامنے آیا ہے۔ مزید بات کریں گے قاسم علی شیخ سے۔ قاسم، کیا کہتے ہیں مظاہرے؟
मौजूदा हुकूमत का जो महंगाई का ना रुकने वाला जो सिलसिला जारी है, अब इस पर आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हो गया। आवाम का जो सब्र का पैमाना वो भी लबरेज हो गया और रोड्स पर आ गया। खवातीन ने अनोखा एहतजाज किया है, चूड़ियाँ, सब्जियाँ और बर्तन लेकर जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, बड़ा अनोखा एहतजाज किया जा रहा है, सब्जी, बर्तन, चूड़ियाँ लेकर एहतजाज कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रही है हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम जी, शबनम बुखारी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब है, कैंडिडेट एमपी भावनगर। मैं लेडीज़ के एमपीए के लिए अप्लाई किया। लेडीज़ की इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी और बल्दिया के चेयरमैन की सीट पर भी मैं लेडीज़ की अप्लाई करी, क्योंकि मेरी माएँ मेरी बेटियों के साथ हमेशा बेइंसाफी होती है। बेवा यतीम बच्चियों पर कभी सर पर दुपट्टा नहीं डाल गया। ये बुखारी साहबा शबनम बुखारी है, चूड़ियाँ लेके आई है। ये आने वाली जो हुकूमत इस टाइम मौजूदा हमारी हुकूमत है ना, ये चूड़ियाँ पहन लें, क्योंकि आज बेटियाँ मेरी माएँ मेरी रोड पर आई हैं। इतनी भूख है कि अवाम ने अपने बच्चों को ज़िबा करके नहरों में डाल दिया। बेटियां हमारी साथ नंगे बैठी हैं, घरों में इनका रिश्ता नहीं हो रहा जेज की वजह से। यतीम माँ घरों पर बैठी हुई हैं। ज़कात कमेटी में फंड आया हुआ है, बैतुल माल में फंड है, क्यों नहीं मदद हो रही इनकी? क्यों सीवरेज वगैरह से जो क्लोज किए हुए क्यों किए हुए हैं? सड़कें क्यों मंजूर हो गए? क्यों नहीं फंड मिल रहा? फंड आके भी वापस चला जाएगा इस हुकूमत में, हम क्या करेंगे? ऐसे वोटों का क्या करना? जो मेरी बच्चे मेरी माएँ धक्के खा रही है। मैडम शबनम बुखारी के खिलाफ एहतजाज है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने अपडेट किया। मियांवाली में सुर्ख टमाटर ने शहरियों के चेहरे की सुर्खी छीन ली है। टमाटर 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि टमाटर का सरकारी निर्ख 130 रुपए मुकर्रर है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा, गिरा फरोशी जारी है मियांवाली में? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर टमाटर की तो लाल टमाटर ने शहरियों के चेहरे की सुर्खी छीन ली है। 130 रुपए सरकारी रेट है, जबकि बाजार में 180 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? 180 रुपए बिक रहा है, 130 रुपए रेट है इसका। इंतजामिया का कंट्रोल नहीं है। इंतजामिया का काम है कि वो हर जगह आके छापे लगाएं और कंट्रोल करें। हुकूमत तो रेट लगा देती है, लेकिन मुंतजिम आला जो होते हैं उनका काम है इंतजाम संभालना और उन पे कंट्रोल करना। जैसे इन लोगों को मिलेंगी, जैसे गरीब लोग हैं इन्होंने बेचनी है, तो आप कोशिश करें कि हमारी हुकूमत कंट्रोल करे और छापे मारे और चेक करे कि आया। और अंकल जी ये बताइए कि ओवरऑल आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? सब चीजें महंगी हो गई हैं। ओवरऑल महंगाई, अगर जो स्टाकर हैं वो स्टाक रखने बंद कर दें और हुकूमत के साथ तावन करें तो कोई महंगाई नहीं है। हमारा मुल्क इतना गरीब नहीं है, इतना महंगा नहीं जितना कि हम लोग छुपा के रखते हैं सामान ताकि किसी को बेच न सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगाई की हुई है। सदर साहब से बात कर लेते हैं। आप जी इस बाजार के सदर हैं, क्या कहेंगे? 130 रुपए रेट है, 180 रुपए टमाटर आप बेच रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमने लिए जी 1700 की पेटी ली है, 12 किलो वजन है। मंडी से लिए, जाके मंडी से पूछ लें, किसी अफसर विधि आला जाए, हमारा डीसी साहब जाए, एसी साहब जाए, वो हम डीसी साहब जब जाते हैं तो वो कहते हैं 1200 रुपये, 1500 रुपये। जब वो मंडी से निकल जाते हैं तो फिर वो कर देते हैं 1700 रुपये और 1800 रुपया। इस वजह से टमाटर महंगा है। अगर टमाटर ये आ रहा है जी काबल से और ईरान से, बॉर्डर के ऊपर बोली होती है, बॉर्डर पे जाके कंट्रोल करें, वह तो टमाटर मट्टा हो जाएगा। हमारा अपना पंजाबी टमाटर नहीं है। अख्तर बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खानेवाल में सर्दी के आगाज में ही ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा क्या भाव चल रहे हैं वहाँ पर? खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं अगर ड्राई फ्रूट की हम बात करें तो ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। सर्दी के आगाज में ही शहरी जब ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख किया है तो कीमतें सुनकर जो है वो परेशान हो गए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, एक शहरी कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। जी बताइएगा, ड्राई फ्रूट के हवाले से कीमतें बढ़ी हैं, क्या सूरत हाल है? कीमतें तो डेफिनेटली हर चीज़ की बढ़ी हैं, तो ड्राई फ्रूट में तो इफेक्ट हुआ है। तो ड्राई फ्रूट की प्राइसेस जैसे फर्ज करें चिलगोजा है, वो पिछले 20 साल से हमने शायद देखा भी नहीं है ना देखने की कोशिश की है। तो इसके अलावा भी प्राइसेस तो मतलब हर चीज़ की बढ़ गई हैं। ड्राई फ्रूट कोई एग्जाम थोड़ी है उसमें से। कि ड्राई फ्रूट की कीमतें बढ़ी हैं, खासतौर पर चिलगोजे की बात करें तो वो तो 20 साल से चखा भी नहीं है शहरियों ने। जी बताइएगा कि सूरत हाल क्या देख रहे हैं? चिलगोजा हो, पिस्ता हो या दीगर जो ड्राई फ्रूट में क्या कीमतें हैं इनकी? सर ये तो है, चिलगोजा तो पहले से कम हुआ है,
पहले 6,000 था, 4800 पे आया। बाकी चीज़ें महंगी है, पिस्ता मगज़ भी महंगा है, पिस्ता नमकीन भी महंगा है, काजू भी महंगा, अंजीर, हर चीज़ महंगी है। बॉर्डर बंद है, रस्ते बंद है, सौदे आ नहीं रहे हैं, तो कभी डॉलर बढ़ता है, कभी पेट्रोल बढ़ता है, तो चीज़ों पे इफेक्ट होता है। अब एक सस्ता आइटम मूंगफली था, अब वो भी महंगी है कच्ची, अब क्या करें हम। जी, शहरियों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि अपडेट किया। मुल्तान से खबर देंगे आपको, रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन के करोड़ों रुपए के फ्रॉड का ये मामला है। रेस्क्यू हुकाम ने नैब को ताहिर हुसैन की तफसीलात फराहम कर दी है। 500 की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और मुअत्तली के अहकाम भी अरसाल कर दिए गए हैं। ताहिर हुसैन की हाजिरी रिपोर्ट भी नैब हुकाम के हवाले कर दी गई है। ताहिर हुसैन ने 25 अक्टूबर से ऑफिस में हाजिरी नहीं दी। ताहिर हुसैन के चेक भी नैब हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, यासिर मजीद ने ज्वाइन किया। यासिर बताएगा मजीद क्या तहकीकात की गई है अभी तक। जी, मुल्तान में रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन के करोड़ों रुपए प्रसार के मामले पर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। रेस्क्यू हुकाम ने नैब को ताहिर हुसैन की तमाम तफसीलात फराहम कर दी है। रेस्क्यू के मुताबिक 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और मुअत्तली के अहकाम भी अरसाल कर दिए गए हैं। ताहिर हुसैन की हाजिरी रिपोर्ट भी नैब हुकाम के हवाले कर दी गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ताहिर हुसैन ने 25 अक्टूबर से ऑफिस में हाजिरी नहीं दी है और ताहिर हुसैन की जानब से जो मुख्तलिफ रेस्क्यू एहलकारों को चेक दिए गए थे वो भी नैब हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ताहिर हुसैन के सोशल मीडिया अकाउंट की तफसीलात भी नैब हुकाम को फराहम कर दी गई और अब इस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यासिर मजीद, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी करप्शन हुकाम ने मेट्रो बस तशहीरी मुहिम में गैर कानूनी इकदाम पर ठेकेदार से 50 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। मेयर मुल्तान नवीदुल हक ने तलब करने के लिए दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। आपको अपडेट करेंगे कि एंटी करप्शन हुकाम ने मेट्रो बस तशहीरी मुहिम में गैर कानूनी इकदाम पर ठेकेदार से 50 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। मेयर मुल्तान नवीदुल हक को तलब करने के लिए दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। तहकीकात के दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम रिकवर कर ली गई है। रिकवर शुदा रकम ठेकेदार की जानिब से जमा कराई गई है। 2 बार तलबी के बावजूद मेयर मुल्तान नवीदुल हक पेश नहीं हुए। मेयर नवीदुल हक को बयान जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी किया जाएगा। एंटी करप्शन का ये मौक़िफ़ सामने आया है। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 7 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, लैया और में डेंगू का एक मरीज लाया गया है। अपडेट करेंगे आपको, जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों में डेंगू के 7 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के बाद बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना की सूरत काबू में आ चुकी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के सिर्फ 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान और मियांवाली में कोरोना के दो मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर, रहीम या खान, खानेवाल में 1 मरीज में कोरोना की तशखीस पाई गई है। जामिया ज़िक्रिया ने एक बार फिर से 2 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब। तलबा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो BA करके उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में 2 साला डिग्री प्रोग्राम के लिए दाखिला लेना था, मगर HEC की जानिब से पाबंदी के बायस वो ये डिग्री प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले पा रहे थे। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से भी और मुख्तलिफ कॉलेजेस की जानिब से भी HEC की इस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि आखिर वो तमाम तलबा तालिबात जो कि प्राइवेट BA करते हैं या MA करते हैं, तो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो अपनी मज़ीद जो तालीम है उसको आगे जारी रख सकें। तो इसके ऊपर अब जो एक कदगन थी वो ख़त्म कर दी गई है और यूनिवर्सिटी अब प्राइवेट भी 2 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करा सकेगी और साथ ही साथ वो तमाम तलबा तालिबात जिन्होंने रेगुलर अपने दाखिला लेने होंगे 2 साला डिग्री प्रोग्राम के अंदर, वो भी अब दाखिला ले सकेंगे। इस हवाले से यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने ख़ुसूसी तौर पर अपना जो फॉल एडमिशन कैंपेन थी उसके अंदर 16 डिग्री प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें 2 साला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त दी है, जिसमें हम बात करते हैं अगर मैथ्स कम्युनिकेशन, अरेबिक, इस्लामियात, पाक स्टडी, पब्लिक पॉलिसी, सराइकी और इस तरह के दूसरे शोबाजात हैं खासतौर पर लिंग्विस्टिक के, उन तमाम के अंदर 2 साला डिग्री प्रोग्राम जो है वो शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से जो 27 नवंबर है वो आखिरी तारीख का ऐलान किया गया है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जानिब से कि तलबा तालिबात जिन्होंने 2 साला डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेना होगा वो 27 नवंबर से पहले ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रहीम या खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पेस्टिसाइड डीलर्स की 15 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का आखिरी रोज़ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर।
आमिर से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें कि 15 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का आज आखिरी रोज़ है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन और ज़राई माहिर वाजिद अली का लेक्चर भी दिया गया है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा इसके हवाले से। प्रीमियर खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिले भर से पेस्टिसाइड डीलर्स की 15 रोज़ा तरबती वर्कशॉप का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ जो है इंस्ट्रक्टर भी हैं और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैट्रिक पास लोग होते हैं और ये हमारे पास जो है 15 दिन की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उसके बाद इनसे पेपर लिया जाता है, जो पास होता है फिर हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। उस बिहाफ पे फिर ये पेस्टिसाइड का लाइसेंस लेते हैं और पेस्टिसाइड को सेल करते हैं। तो 15 दिन के अंदर जो है जो सबसे अहम काम है वो हम इनको जो मुख्तलिफ फसलों के कीड़े हैं, बीमारियां हैं, उनकी पहचान करवाते हैं और उसके साथ जो है उनके नुकसान के बारे में बताते हैं और उनके कंट्रोल के हवाले से इनको मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाती है। फिर साथ में पेस्टिसाइड की फार्मूलेशन के हवाले से, पेस्टिसाइड की सेफ हैंडलिंग, उनकी नकलो हमल और उसके बाद उनके इस्तेमाल के हवाले से भी इनको सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं। केमिकल की अफादियत के बारे में बताया जाता है और कौन सी केमिकल जो हैं अच्छे हैं और कौन से वीक हैं, इसके हवाले से भी सारी गाइडलाइन जो है इनको दी जाती है। और साथ में जो है इनको ये मुकम्मल तौर पे इनको समझाया जाता है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है हमने सिर्फ मजबूरी की हालत में करना है और वो कौन सी सूरत हाल होती है जिसमें हमने फसलों के ऊपर जो है इसका स्प्रे करना है। अदरवाइज़ जो है कीड़े और बीमारियाँ जितनी भी हैं अगर ये ख़ास हद के अंदर मौजूद हैं तो इनके लिए हमने कोई केमिकल का स्प्रे नहीं करना, क्योंकि केमिकल जो है ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो इसका इस्तेमाल हमने उसी वक्त करना है जब इसके अलावा कोई हमारा चारा करना हो। एक अच्छी तरबती वर्कशॉप। ठीक है आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में गंदम की बेहतर पैदावार के हवाले से स्टूडेंट्स भी पेश है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की काश्तकारों को आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है। मज़ीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। गंदम की वक्त काश का जो अमल है वो बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुका है। डेरा गाजी खान डिवीजन में भी गंदम की काश्त के हवाले से खसूसी तौर के ऊपर जो काश्तकार हैं उनको तरबियत दी जा रही है और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और काश्तकारों को गंदम की काश्त के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप आए हैं और क्या काश्तकारों को रहनुमाई फराहम की जा रही है? सर मैं एग्रीकल्चर की तालिबा हूँ और मैं गाजी यूनिवर्सिटी से हूँ और हम इस वीट कैंपेन का हिस्सा हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फार्मर्स तक ताकि पहुँच सकें, हमारा ये बीज का गैप ख़त्म हो जाए और हम फार्मर्स को ये कन्वे कर सकें कि आप 20 नवंबर से पहले अपनी काश्त कर लें, क्योंकि उससे आपकी पैदावार में बहुत इजाफा होगा और हम उन्हें जड़ी बूटियों का और सही आपाशी का इन सब के बारे में हम उन्हें बताएंगे ताकि हमारा जो ज़रूरी मुल्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। सही वक्त काश्त अभी है, काश्तकारों को क्या बताया जा रहा है, कौन कौन से इलाकों में जाकर ये आगाही दी जा रही है? जी मैं यूएफ से हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से एंटोमोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। इसमें हमने असल में ये स्टार्ट किया है कि जो गंदम ज़्यादा उगाओ मुहिम है ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी गंदम के ऊपर बेस करती है और गंदम हमारी स्टेबल फूड है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और काश्तकारों को ये हमने स्टेप एक उठाया कि एक जो लिंक है फार्मर्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान ये वो कायम हो जाए और हम इस तरीके से ये उनको जदीद टेक्नोलॉजीज़ और उनको जो वैरायटीज़ हैं उनका ताकि वो ज़्यादा जो मीन्स गंदम काश्त कर रहे हैं उनको पैदावार हो, मतलब 3% वो ज़्यादा वो पैदावार यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उनको ये बताना है कि 20 नवंबर से पहले उन्हें काश्त करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। इसके अलावा उनको कुछ वैरायटीज़ बताई गई हैं जिनमें स्टार आ गया, उजाला हो गई, ये वैरायटी उन्होंने यूज़ करनी है। इसके अलावा उन्होंने जो वक्त काश्त होता है हमारे पास वो उन्होंने क्या करना है, जो पहले से जहाँ पे राइस ग्रो की गई थी वो चीज़ करनी है। इसके अलावा उनने ज़्यादातर उसके साथ इंटरक्रॉपिंग करनी है। जी बिल्कुल, को खास तौर के ऊपर स्टूडेंट्स की जानिब से भी महकमा ज़राअत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़िशान जावेद की ज़ेर सदारत स्कूलों में कुरान पाक की तदरीस बारे इजलास हुआ है। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें कि इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, CEO एजुकेशन मसूद नदीम समेत मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हमारे बच्चे कुरान पाक की रोशन तालीम हासिल करके मिसाली मुआशरे के क़याम का बाइस बनेंगे।
सोशल वेलफेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट की जानिब से खून की एहतियात देने के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा। सोशल वेलफेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट की जानिब से खून की एहतियात देने के लिए ब्लड कैंप्स लगाने का जो है वो ऐलान किया गया है। इस हवाले से खसूसी मुहिम जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। सोशल वेलफेयर की जो हेल्थ कमेटी है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि चूँकि कोरोना की वजह से खून की एहतियात देने में वाज़ेह कमी आई है, इस वजह से जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं और जो हस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत में, हादसात की सूरत में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस ज़रूरत के पेश नज़र ब्लड कैंप्स लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में नौजवानों को आगाही दी जाएगी कि खून की एहतियात देने के क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से कीमती इंसानी जानों को इसके ज़रिए जो है वो बचाया जा सकता है। इस हवाले से जो स्टूडेंट्स को है आगाही भी दी जाएगी और उनको खून के एहतियात देने के लिए जो है वो कायल भी किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर इजाज़तनामा जो है वो उनसे पहले हासिल किया जाएगा और फिर ब्लड कैंप्स लगाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर और मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिस। सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे कहरोड़ पक्का का हजरत पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह गिलानी का 65वां, हजरत पीर सैयद चिरागुल नबी शाह गिलानी का 18वां 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। कहरोड़ पक्का में हजरत किबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब का 65वां और हजरत पीर सैयद चिरागुल नबी शाह साहब का 18वें उर्स मुबारक की तकरीबात का जो है वो उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त भी मैं दरबार शरीफ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। इस उर्स की सदारत जो है वो हजरत किबला पीर सैयद जमूर हुसैन शाह साहब गिलानी जो है वो इस उर्स की जो है वो सदारत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सजादा नशीन पीर सैयद जमूर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी किबला, बताइएगा उर्स की क्या तैयारियां की जा रही है? इंशाल्लाह हर साल जो है ये हमारे मेरे वालिद मोहतरम शेख तरीक़त किबला पीर सैयद चिरागुल नबी शाह साहब के चचा मोहतरम किबला नज़ीर हुसैन शाह साहब जो खलीफा हैं हज़रत किबला आलम अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह अन्हु के, तो उनका 65वां और मेरे वालिद मोहतरम का 18वां उर्स मुबारक जो है ना वो है। और हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी सिलसिला है तो दोस्त अब आते हैं, वो तैयारियों का सिलसिला करते हैं, तो हम यहाँ पे वसी लंगर का अहतमाम भी होता है। 26-27 नवंबर को सालाना ये डेट है जो 65 साल से चलती आ रही है। तो उस सिलसिला में अभी हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जूं दर जूं काफिले आएंगे आने वाले दिनों में 26-27 को, तो उनकी खिदमत भी होंगी और इंशाल्लाह ताला तकरीबात का आगाज़ भी होगा तलावत कुरान पाक से, फिर सना खाने मुस्तफ़ा, फिर मनकबत पेश की जाएंगी हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला अली की बारगाह में और हमारे बुजुर्गों की बारगाह में। फिर इख्तिताम में जो है चादरपोशी और दुआई खैर भी होगी। जी, जैसा कि सजादा नशीन पीर सैयद जमूर हुसैन शाह साहब का कहना है कि उसकी 2 रोज़ा तकरीबात 26-27 नवंबर से जो है वो बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।